क्वेश्चन स्टार्ट होएगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से, और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जो पोर्शन रह गया है काफी लेंथी नहीं है, इजी है। ओके, स्टेक होल्डर के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात की थी कि स्टेक होल्डर वो वाले लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो जो एक यूजर होता है ना, वो भी एक स्टेक होल्डर ही होता है। ठीक है, मतलब कि वो भी प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होता है। कस्टमर, यूजर, प्रोजेक्ट टीम, स्टाफ, सारे के सारे लोग। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आर पीपल इन्वॉल्व्ड इन आर अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, जो कि इन्वॉल्व होते हैं या प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज में इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल, या इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ा सा मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल का भी ऐड किया है कि इंटरनल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं। सो जनरली वो वाले लोग लाइक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट टीम, support staff, internal customer for the project, other internal stakeholder include top management, ठीक है, other functional managers, other project manager। यानी कि प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग होते हैं वो सारे के सारे इंटरनल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर कौन होते हैं? इंक्लूड द प्रोजेक्ट कस्टमर्स, प्रोजेक्ट के जो कस्टमर होते हैं जो बाहर से उस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं। ठीक है, इफ दे आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशन से अंदर ही जो पर्सन उसको करता है वो इंटरनल में आ जाएगा, और अगर बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई इसको परचेज करता है, यूज करता है, तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, ठीक है, अदर एक्सटर्नल ग्रुप पोटेंशियली इन्वॉल्वड इन आर इफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, कोई भी बैरूनी ग्रुप, ठीक है, जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सच एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, कंसर्न्ड सिटीजंस, since the purpose of project management is to meet the project's requirement and satisfy stakeholder। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मेन मकसद क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मीट कर रहा हो, इस प्रोजेक्ट से हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो। ठीक है, इसीलिए वो कस्टमर केयर भी देते हैं, मतलब कि so on। So it is critical that project managers take adequate time to identify, understand and manage the relationship, ठीक है, विद ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। इनके दरमियान मुस्लिम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मतलब कि इसके ऊपर भी पूरे का पूरा एक टाइम रखा जाता है। ठीक है, कि स्टेक होल्डर कौन है, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको रिलेशनशिप को मैनेज करना और उनकी नीड्स को देखना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना ताकि वो भी सेटिस्फाई हो। The expectations of all project stakeholders is most accurately met using the four frames। वो फोर फ्रेम्स कौन से हैं? स्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल एंड सिंबल, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर को भी मेंटेन करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट? अब टॉप मैनेजमेंट क्या होती है? यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप या सीनियर लोग होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट जो होती है इसको टॉप मैनेजमेंट में कहते हैं। तो इनकी कमिटमेंट का प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर इन लोगों की राय, इन लोगों की कमिटमेंट, इन लोगों की सजेशंस, इन लोगों की इंकरेजमेंट, इन लोगों की मोटिवेशन या इन लोगों के रिव्यूज कितने अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो पीपल इन टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस ऑफ कोर्स आर की स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जो टॉप पोजीशन पर होते हैं, वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि उन्हीं की वजह से प्रोजेक्ट में ग्रो करना होता है, उन्हीं की कमिटमेंट से, उन्हीं की वजह से प्रोजेक्ट अच्छे से मार्केट में जो है वो फ्लो करता है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुली, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो हेल्प कर बेसिकली होती है ना, कि जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं, जो आपके सीनियर्स लोग हैं, वो हेल्प करें किनको? टॉप मैनेजर, किनको? प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। सो that lead the project is the level of commitment and support they receive from top management. In fact, without top management commitment, many project will fail। अगर उनकी commitment नहीं होगी, उनकी suggestion नहीं होगी, तो आपके project fail भी हो सकते हैं। As described earlier, projects are part of large organizational environment and many factors that might affect the project are out of the project's manager control। यानी कि ऐसे project जो fail हो जाते हैं, ठीक है,
ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनके अंदर हम टॉप मैनेजर्स की सजेशंस को नहीं लेते या उनकी कमिटमेंट का ख्याल नहीं रखते, तो देन उनके अंदर फेलियर के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इज क्रूशियल टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर फॉलोइंग रीजंस। मतलब कि किन किन रीजंस के लिए हमारे पास इनकी कमिटमेंट जरूरी है। पहले है सम सिक्योर एडुकेट रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकी सर्विसेज ले लेता है टॉप मैनेजर्स की, सीनियर्स की, दे विल आल्सो हैव एडुकेट रिसोर्सेज that and not be distracted by events, ठीक है, that do not affect their specific projects. It's mean that कि जो टॉप लेवल के सीनियर लोग होते हैं ना, उनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं। अब हम कहते हैं ना कि यार फलां बंदा मतलब कि एक लेवल पर है, एक पोजीशन पर है, उसके मार्केट में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो हमारी प्रोडक्ट को अच्छे से ग्रो करवा सकता है, लोगों में इसमें अच्छे से मुतारफ करवा सकता है। ठीक है, और इस ये बंदा हमारी जो प्रोजेक्ट को अच्छे से मार्केट के अंदर ग्रो करवाने में हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और वो हमारे जो इवेंट्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, जिससे हमारी प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होती, मतलब कि वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफर रिक्वायर अप्रूवल फॉर यूनिक प्रोजेक्ट नीड्स इन अ टाइमली मैनर। कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को अप्रूवल की भी जरूरत होती है, मतलब कि कुछ ऐसी अंदर जरूरियात आ जाती हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिक होती हैं। ठीक है, जिन जो कि आपको टॉप मैनेजर से ही हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल ऑन लार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, ये नीचे मैंने एग्जांपल भी ऐड कर दी कि एक बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में टॉप मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मे रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ना ऐसे एरर्स, ऐसे फेलियर्स आ जाते हैं जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई बंदा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा होता, लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में लोग होते हैं, उनको इन चीजों का आइडिया होता है, क्योंकि उनकी क्यूरी से ये चीजें बार बार गुजरी होती हैं। ठीक है ना, तो उनको प्रोजेक्ट की नेचर के लिहाज से उसमें आने वाली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का आइडिया होता है। ठीक है, तो कहते हैं द बीइंग प्रोड्यूस सो द स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ द पीपल ऑन द प्रोजेक्ट टीम नीड, मतलब कि उस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किलफुल पर्सन चाहिए होते हैं। Another example, the team might need additional hardware and software halfway through the project for proper testing. यानी कि प्रोजेक्ट के दरमियान में जाके उनको किसी ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। और द प्रोजेक्ट मैनेजर माइट नीड टू ऑफर स्पेशल पे एंड बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द प्रोजेक्ट पर्सनल। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनको फिर बाद में जब एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके दरमियान में जाके ऐसे लोगों को हायर करना, उनको स्पेशल पे किया जाएगा। तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, प्रोजेक्ट मेंबर कैन मीट द स्पेसिफिक नीड इन टाइमली मैनर, वो टाइम पे ही पहले से ही इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। ये मेन चीज है, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्ट के दौरान आप किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि प्रोजेक्ट के दौरान ये इश्यूज आ सकते हैं, इस पर्पस के लिए मैंने फ्रॉम मतलब कि फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन मैंने सोच के रखना है कि मैंने इस सिचुएशन में क्या करना है। ओके, क्लियर कर रही है सारी चीजों को? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट हैव कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हमने लास्ट में बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसमें मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को दूसरे लोगों की कोऑपरेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, सिंस मोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स कट्स अक्रॉस फंक्शनल एरियाज, कहता ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर जो कट्स हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम या इश्यूज आते हैं फंक्शनल एरियाज में आते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट मस्ट हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर डील विद द पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज में भी हेल्प कर सकते हैं, दैट ऑफन अराइजेस इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, और इसके अलावा इफ सर्टेन फंक्शनल मैनेजर्स आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर कुछ फंक्शनल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्पोंड नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने किसी फंक्शनल मैनेजर को किसी खास नेसेसरी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की है या टॉप मैनेजर से कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए तो प्रॉब्लम है। सो टॉप मैनेजमेंट मस्ट स्टेप इनटू द एनकरेज फंक्शनल मैनेजर टू कोऑपरेट। तो फिर वो जो सीनियर लोग होते हैं वो उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप उनकी हेल्प करो, उनके साथ कोऑपरेट करो, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
लर्न हाउ टू बी बेटर लीडर्स। ये भी फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कैसे पता चलेगा कि वो अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अच्छा लीडर बनाने के लिए टॉप मैनेजर सीनियर लोग उनको मेंटोर कर सकते हैं, उनको लीडरशिप पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, लीडरशिप में आने वाली इश्यूज को उनको हेल्प कर सकते हैं। सो मैनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर्स कम फ्रॉम टेक्निकल पोजीशंस। अब देखिए ना, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है, कि कोई एक 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 ओहदे पर ऐसा बंदा फायज हो चुका है जिसका बैकग्राउंड उस स्पेसिफिक पोजीशन में है ही नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप पीआईए जो एक फॉर एग्जांपल एक हमारी जो ट्रैवल की का इदारा है ट्रैवलिंग का, तो पीआईए में एक बंदा ऐसा हायर कर ले जिसको ट्रैवलिंग की हाउ नो ही नहीं है, जिसको मतलब कि ये एरोप्लेन वगैरह इन चीजों की हाउ नो है ही नहीं है कि क्या चक्कर होता है। तो उस बंदे को क्या पता कैसे इसको डील करना है। ठीक है, आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल एक ऐसे बंदे को बना दें जिसकी आज तक स्टडी में भी प्रोग्रेस ही नहीं है, जो बंदा मतलब कि मैनेजमेंट का है ही नहीं है। ठीक है, आप फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में वो बंदा बैठा दें जिसको फाइनेंस का पता ही नहीं, अकाउंट्स का पता ही नहीं है, उसके प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट ईच एंड उसने अकाउंटिंग को कभी पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो उसको इश्यूज आएंगे, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए वैसे लोगों की हेल्प करने के लिए फिर सीनियर लोग होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस मैनेजर की हेल्प करते हैं। ओके, so senior manager should take the time to pass on leadership advice and encourage new project manager to take classes to develop the leadership skills। उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं एक ब्रिटिश काउंसिल का एमटी भी हूँ, तो उसके नाते हमारी भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग होती थी लीडरशिप पे, हाउ बिकम एन इफेक्टिव टीचर, मतलब एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा इसको लीडरशिप ट्रेनिंग में या लीडरशिप स्किल्स काउंट किया जाता है। तो ये जो आपके पास जितने भी ऑफिसर्स, सीईओज, ईडीओज, डीओज, डीसीज होते हैं, तो इनकी पहले ट्रेनिंग होती है, और ये टॉप मैनेजर से टॉप लेवल के जो सीनियर लोग होते हैं उनसे ट्रेनिंग गेन करके आए होते हैं कि हमने किस तरह से प्रॉपरली अपने टाइम को और फंड्स को यूटिलाइज करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो यही चीज हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में भी इस चीज की जरूरत होती है। ओके, आई थिंक इसके अंदर काफी चीजें क्लियर हो गई हैं डिस्कशन से। कोई आप और अगर आपके जी माइंड में सर। कोई है तो पूछिए। नहीं सर, क्लियर है। ओके, देन व्हाट इज द नीड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कमिटमेंट होती है, ठीक है, वो मतलब कि उसकी नीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्यों है। ठीक है, कहते हैं another factor affecting the success of information technology project is the organization's commitment to the information technology in general। अब ये पहले तो टॉप मैनेजर की कमिटमेंट की बात की ना, अब हमने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट की बात की कि ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रोजेक्ट में किस तरह से अपनी कमिटमेंट शो कर सकती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल इफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ डज नॉट वैल्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर देखें ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर प्रॉपर फोकस नहीं कर रही, तो प्रोजेक्ट उसका किस तरह से सक्सेसफुल होगा। Many companies have realized that information technology is integral to their business and have created a vice president or equal level of position for head the information technology। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना स्पेसिफिक बंदा हायर किया हुआ है इस पर्पस के लिए, जो कि डील करे विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो उनका सीईओ, जिसको हमने यहाँ पर कहा कि वो हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना देते हैं, जिसको मोस्टली जो चार्ज दिया जाता है इट इज सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है ना, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डील कर रहा होता है। सम कंपनीज असाइन पीपल फॉर नॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो नॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हटकर लोग हायर करती है। एरियाज टू वर्क लार्ज प्रोजेक्ट्स फुल टाइम टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट from end user to the system। So some CEOs even take a strong leadership role in prompting the use of information technology। अगर कुछ कंपनीज अगर ये बंदा हायर नहीं करती हैं, स्पेसिफिक हेड नहीं बनाती हैं, तो सीईओ अच्छे से, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता है, उसका फोकस प्रॉपर टेक्नोलॉजी पर भी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रोल प्ले करना है। इट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना एक्टिव होना पड़ेगा फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी।
मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस हेल्प द प्रोडक्ट मैनेजर फॉर मोर इफेक्टिव। तो वो वाले स्टैंडर्ड जो है डिफरेंट मैनेजर्स को, प्रोडक्ट मैनेजर को हेल्प करेंगे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ये वाले स्टैंडर्ड, ये वाली गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो टॉप मैनेजमेंट मस्ट सपोर्ट द डेवलपमेंट फॉर दीज स्टैंडर्ड्स। तो टॉप मैनेजर भी सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट के लिए कि ये स्टैंडर्ड किस तरह से और गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो करना है। एंड एनकरेज एंड इवन इन्फोर्स देयर यूज। वो मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं और उनको कहते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं, बल्कि उनको इनकरेज करते हैं कि भाई आप भी इन स्टैंडर्ड को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन माइट रिक्वायर ऑल पोटेंशियल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सारी की सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक खास फॉर्मेट में। वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पहले डिफाइन किया होगा टू मेक द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उस प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने के लिए। इफ अ प्रोडक्ट मैनेजर डज नॉट सबमिट द पोटेंशियल प्रोडक्ट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, इट कुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, वो रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी का सीईओ, ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कहता है जी प्रोडक्ट मैनेजर को, जी मुझे फलां जो आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो ना, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो वो बंदा एक प्रॉपर फाइल बनाकर, पोर्टफोलियो बनाकर, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के, अगर वो मतलब इन स्कैटर्ड फॉर्म जाके दे देगा तो मे बी वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाए सीईओ की तरफ से, नहीं जी ये तो, या उसके अंदर उस प्रोजेक्ट मैनेजर को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किए गए हैं उनको फॉलो करके वो काम किया जाना चाहिए। द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड्स उस सॉफ्टवेयर को बनाने के डिक्लेयर हैं उनको फॉलो करना। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोवाइडिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन यही बात रिपीट हो रही है कि जो भी आपने गाइडलाइंस आपको दी गई है उनके मुताबिक आपने प्लान बनाने हैं, उनके मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन का स्टेटस देना है। सो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी। हाँ जी, एक अलहदा से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑफिस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, जो कि इन सारी चीजों को अच्छे से डील कर सके। इंटेंडेड टू क्रिएटेड एंड असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल। यानी कि ये अलहदा से जो बिल्डिंग, अलहदा से जो उसका ऑफिस वगैरह होगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करेगा हर गोल को अच्छे से अचीव करने में। ठीक है, तो दीज आर स्टैंडर्ड्स, मतलब कि इन स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उनको किस तरह से उनको फॉलो करना है, उनकी जरूरत क्यों है, ये बता। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों फील होती है, उनकी ये रीजंस हैं। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल देखा था, तो अब अगेन ये थोड़ा सा डिस्कस किया जा रहा है प्रोजेक्ट फेजेस एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और एक हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। इन दोनों को हम ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ओके, अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस दैट डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, व्हाट वर्क विल बी परफॉर्म्ड इन ईच फेज, कौन सा वर्क परफॉर्म किया जाएगा हर फेज के अंदर, व्हाट डिलीवरेबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी और कब, एंड हु इज इन्वॉल्व इन ईच फेज, हर फेज में कौन कौन बंदा इन्वॉल्व होगा, हाउ मैनेजमेंट विल कंट्रोल एंड अप्रूव वर्क प्रोड्यूस इन ईच फेज। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करेगी और कैसे अप्रूव करेगी जो जो काम होगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल एंड अप्रूव, डिलीवरेबल्स। ठीक है, इस तरह से ये आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। डिलीवरेबल क्या होती है, अभी मैंने बताया कि जो सर्विस देनी है। डिलीवरेबल इज अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। डिलीवरेबल फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट में 5 लोग काम कर रहे हैं ना, तो एक बंदे की जिम्मेदारी तुमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज फॉर्म में सबमिट करवाता है, वो एक डिलीवरेबल होगी। ठीक है, तो इनको डिलीवरेबल्स कहते हैं। सो द इन द अर्ली फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अर्ली फेजेस में क्या होता है, अर्ली फेजेस में रिसोर्स नीडेड हो। ठीक है, यूजुअली लोएस्ट जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो लोएस्ट लेवल पे होती है, मतलब कि कम रिसोर्स चाहिए होते हैं स्टार्टिंग पे। द लोएस्ट लेवल पर हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है इन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। द लेवल ऑफ द अनसर्टेनिटी इज हाई, मतलब स्टार्टिंग पे अभी हमारे पास रिस्क हाई होते हैं, पता नहीं ये चीज बनेगी या नहीं बनेगी, पता नहीं हमें प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स गैदर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब कि रिस्क ज्यादा होते हैं, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। जैसे आपने कोई काम करना हो, कोई छोटा सा भी असाइनमेंट बनानी हो, तो पहले हमें रिस्क होता है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है,
So the project stakeholder have the greatest opportunity to influence the project. तो initially स्टेक होल्डर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हमने स्टेक होल्डर से स्टार्टिंग पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ज्यादा कॉन्टेक्ट भी करना होता है कि हमारे जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी उतना इफेक्टिव हमारा प्रोजेक्ट बन पाएगा। ओके, तो ये अर्ली स्टेजेस पर यानी कि ये काम होते हैं। तो मिडिल फेजेस में क्या होता है, द सर्टेनिटी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इंक्रीज, थोड़ी सी जो है ना सर्टेनिटी बढ़ जाती है, रिस्क कम हो जाते हैं। मोर रिसोर्सेज आर नीडेड, फिर रिसोर्सेज का भी ज्यादा मतलब कि उसकी जरूरत पड़ जाती है। और फाइनल फेजेस में क्या होता है, द फोकस इज ऑन इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स वर मेट। ठीक है, फाइनल जब हम चीजें कर लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा श्योर हो जाता है जी हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, गोल्स की तरफ जा रहे हैं, नीड्स पूरी हो रही हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हमारे हम फुलफिल कर रहे हैं। स्पॉन्सर अप्रूव्स द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो स्पॉन्सर होता है वो उसको अप्रूव कर देता है कि जी जी हमारी सारी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट है, प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड। तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, हमने अब देख रहे हैं इनके फेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की। ठीक है, यानी कि इन फेजेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वन इज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड अनदर इज प्रोजेक्ट एक्विजिशन, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को। फिजिबिलिटी में दो चीजें आती है, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप अ हाई लेवल और समरी प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए समरी बनानी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रिक्वायरमेंट्स को क्लियरिफाई करना, डिस्क्राइब द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, दूसरे वर्ड्स में जो हमने लास्ट में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये उस चीज में आ जाती है। रफ कॉस्ट एस्टिमेशन आ जाएगी इसके अंदर, ओवरव्यू ऑफ द वर्क, क्या काम करने जा रहे हैं, एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो काम हमने करना है, ये हमने पढ़ा था ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने कहा कि जो काम हमने करना है उसे एक स्ट्रक्चर बनाने लाके उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया इन वर्कर्स में, ये काम हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट, वो जब डिवाइड हो जाएगा फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, क्रिएट मोर डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान्स। ठीक है, मोर एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट्स इसमें आ जाएगी। देन प्रोजेक्ट एक्विजिशन में इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी, क्रिएट्स डेफिनेट और वेरी एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट, डिलीवर द रिक्वायर्ड वर्क इंप्लीमेंटेशन के बाद, प्रोवाइड परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर। ठीक है, एंड देन क्लोज आउट, और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ऑल द वर्क इज कंप्लीटेड, customer accept the entire project, document experiences on the project information। मतलब कि डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि ये कंप्लीट हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है इसके फेजेस। अब यहाँ पर ये एक डायग्राम की फॉर्म में दिखा रहा है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट एक्विजिशन, फिजिबिलिटी में कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एक्विजिशन इंप्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट। ठीक है, सैंपल डिलीवरेबल्स, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट प्लान कॉन्सेप्ट में आएगा, प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, 3 लेवल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना, 3 लेवल में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर डेवलपमेंट में भी प्रोजेक्ट प्लान ज्यादा कंसाइज, ज्यादा अच्छे में आ जाएगा, बजटरी कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएगी इसमें, 6 लेवल तक जाके वर्क ब्रेकडाउन, मतलब कि इस तरह से ये काम चल रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो मतलब कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, तो बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट? सर प्रोजेक्ट तो वो होगा ना जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट होगा तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, क्या ये सही है, कोई और शेयर करना चाहे? जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, इसमें सही बताया है आपने, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है। जी जी, नो आइडिया। देखें सर। प्रोजेक्ट, जी 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 बोलें। जी सर, मैं कह रही थी आप बता दें। देखिए प्रोडक्ट जो है ना ब्रॉडर टर्म में आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, क्या और जो सर? ब्रॉडर टर्म में आ जाती है प्रोडक्ट। जी जी। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट होती है ना वो एक ब्रॉड सेंस, ब्रॉड पिक्चर है। प्रोजेक्ट हमारा मतलब कि
मतलब एक प्रोडक्ट में हमारे पास मल्टीपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अब एक प्रोजेक्ट हमारा टेम्परेरी होता है, हम उसको उसका एक इनिशियल स्टेज होती है और एंड कर दिया जाता है कि स्पेसिफिक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यूज किए जाते हैं, यूँ कह सकते हैं हम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक जी किसी सर। भी कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोसेस किए जाते हैं वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट जो प्रोसेस यूज होते हैं वो प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अब देखिए ना, अब ये ना नेचर ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि अब जी डेवलपमेंट सर। की फेज में बात की जाए ना, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो अगर सॉफ्टवेयर उसमें एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा हो ना, तो वो एक लिमिटेड से फेज में होता है जी, ये जी 5 माह में प्रोजेक्ट होना है, 6 माह में होना है, या 1 साल में कंप्लीट होना है। लेकिन एक प्रोडक्ट जो होती है ना, उस पर काम चलता ही रहता है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। उसमें इनोवेशन आती रहती हैं। एग्जैक्टली, उसमें इनोवेशन आती रहती है, प्रोजेक्ट में भी इनोवेशन आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट में इनोवेशन आएगी तो वो उस प्रोजेक्ट का न्यू वर्जन आएगा, वो नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जी या सर। उसमें चेंज मैनेजमेंट होगी, जब एक देखिए आप एग्जांपल के तौर पर एक एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर हाउस एक वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, तो उस वेबसाइट को कंटिन्यूसली अपडेट करना, कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करते रहना, इट इज अ प्रोडक्ट, इस सेंस में वो प्रोडक्ट होगी। अब एक प्रोजेक्ट वो उसका एंड नोट आ जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता जी। है, ओके देन। अब कहता है जी अ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपने पढ़ा बड़े डिटेल में, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जी लाइफ सर। साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल इज द राइट राइट। फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग द फेजेस इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में सम पॉपुलर मॉडल्स फॉर एसडीएलसी इंक्लूड वाटरफॉल मॉडल, देखिए यूज हो रहा होता है, स्पाइरल मॉडल, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े हैं आपने, इंक्रीमेंट जी बिल्डिंग सर। मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रेड रैपिड डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी बेसिकली एसडीएलसी में आ जाते हैं, फेमस मॉडल। सो these life cycle models are examples of predictive life cycle। प्रीडिक्टिव लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या है प्रिडिक्टिव का मीनिंग, द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, यानी कि हमें क्लियरली पता होता है कि प्रोजेक्ट की क्या स्कोप है, एंड द स्केड्यूल एंड कास्ट कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, मतलब कि उसका टाइम कि कब वो कंप्लीट होंगे, ठीक है, और इसकी कास्ट, इसके ऊपर कास्ट कितनी आएगी, ये हमें इसको इजीली एस्टिमेट लगा सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में मॉडल वाटरफॉल है, वेल डिफाइंड लीनियर स्टेजेस होती हैं इसकी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसकी डिटेल नहीं हमने करनी यहाँ पे, वाटरफॉल मॉडल को सारे के सारे को रिपीट नहीं करना, ये आपने प्रीवियस पढ़ा, ये सिर्फ आइडिया जी सर। लाइफ साइकिल यही है। सर ये सारे पढ़े हुए हैं। स्पाइरल मॉडल है, ठीक है, स्पाइरल मॉडल में बैक ट्रैकिंग होती है, ये भी लीनियर अप्रोचेस होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेजेस को हम आइटरेटिवली यूज कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट मॉडल, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फॉर ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स एंड क्लियरली यूजर रिक्वायरमेंट्स, ये सिर्फ एक लाइन आपने ध्यान में रखनी है कि किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। यूज टू प्रोड्यूस सिस्टम क्विकली विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, रेड, ओके। so these are the predictive life cycle models। सो देन हमारे पास कुछ अडैप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है। अडैप्टिव क्या होता है, प्रोजेक्ट्स आर मिशन ओरिएंटेड, ये प्योरली प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये आ रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब ये देखें प्रोजेक्ट्स, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो कि मिशन ओरिएंटेड है, मिशन ड्रिवन एंड कंपोनेंट बेस्ड एंड यूज टाइम बेस्ड साइकिल टू मीट द टारगेट डेट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आर मिशन ओरिएंटेड, component based, use time based cycles to meet the target dates। so two popular adaptive software development life cycles यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, इट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रम, ये भी आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो डेवलपर्स प्रोग्राम इन पेयर, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में प्रोग्राम करते हैं, एंड मस्ट राइट द टेस्ट फॉर देयर ओन कोड, यानी कि इसमें अपने ही कोडिंग पर टेस्ट लिखे जाते हैं। Extreme programming teams include developers, managers, and users।
सर मुझे इनकी समझ नहीं आई ना, ये स्टार्ट से बताएगा अडैप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली इट इज अ लाइफ साइकिल दैट इज मिशन ओरिएंटेड। एक मिशन दे दिया जाता है जी, ये आपका मिशन है, ये आपने ओके करना है जी। कंपोनेंट बेस्ड, और इसके कंपोनेंट बना दिए जाते हैं उस मिशन के। एंड यूज टाइम बेस्ड साइकिल टू मीट टारगेट डेट्स। फिर इन कंपोनेंट्स को मीट करने के लिए टाइम बेस्ड टाइम अलॉट कर देते हैं कि फिलहाल कंपोनेंट इस टाइम में कंप्लीट होगा। टाइम बेस्ड साइकिल टू मीट द टारगेट। टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम बेस्ड साइकिल होते हैं, टाइम अलॉट किए जाते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, दो मॉडल्स आते हैं, ठीक है। अडॉप्टिव में, मिशन ओरिएंटेड में दो आपके पास मॉडल आते हैं, एक होता है स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, एक होता है स्क्रम। दीज आर आल्सो मॉडल दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपने पढ़े भी हुए हैं। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, और उनके लिए जो प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो टेस्ट भी लिखते हैं कि ये कोड है और उनके अगेंस्ट ये टेस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। और इस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टीम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपर होते हैं, मैनेजर होते हैं और यूजर्स होते हैं। और अगर हम स्क्रम की बात करें, इट इज आइटरेटिव डेवलपमेंट इन विच रेपिटेशंस आर रिफर्ड टू अ स्प्रिंट्स, ठीक है, विच नॉर्मली लास्ट 30 डेज। यानी कि ये एक आइटरेटिव डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर रेपिटेशंस आती हैं अगेन एंड अगेन, which normally last 30 days. Teams often meet each day for short meeting. रोजाना एक शॉर्ट मीटिंग होती है जिसको हम स्क्रम कहते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट के एंड पे, यानी कि एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट के लास्ट पे 30 डेज फिक्स किए जाते हैं। उन 30 डेज में रिपीटेडली रेपिटेशंस के साथ मीटिंग्स होती हैं जिसको स्क्रम कहा जाता है, टू डिसाइड व्हाट टू अकम्प्लिश दैट डे, कि उस दिन क्या करना है। works best for object oriented technology projects and require a long leadership to coordinate the work। मतलब इसके अंदर सारे जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो अथॉरिटी लेवल पर होते हैं, वो मीटिंग करते हैं कि आज के दिन में क्या किया जाए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द अवर प्रोजेक्ट, कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरत है, कहाँ पर नहीं। तो ये बेसिकली इस मॉडल को जो फॉलो करते हैं वो स्क्रम कहलाता है, कि जो कि 30 डेज वाले प्रोसीजर को यूज करते हैं टू अटेम्प्ट मीटिंग्स एंड सो ऑन। सर इसमें ये जो स्प्रिंट्स का वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? रेपिटेशंस के लिए कहा गया ना, मतलब कि ओके, जैसे देयर आर स्पाइरल होता मल्टीपल है। एग्जैक्टली, मल्टीपल रेपिटेशंस आर इन्वॉल्वड। ओके एक ही चीज को बार बार, मतलब कि इसको ग्रूम करने के लिए भी इसके ऊपर मीटिंग परफॉर्म की जाती है। ओके सर। ओके, वैसे तो जो एग्जैक्ट जो वर्ड स्प्रिंट है ना, तो मतलब कि उसका यही होता है कि किसी चीज को जल्दी से करना, ठीक है। मतलब कि जब चीजों के अंदर रेपिटेशन आएगी तो वो काम मतलब कि फास्टली किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो काम एज कम्पेयर टू अदर सेंसेस फुल स्पीड के साथ चलेगा। Another word we can say that in which repetitions or which may run fast projects, ठीक है, ओके प्रोजेक्ट्स को तेजी के साथ लेके चलना। So the importance of the project phases and management reviews, ये आपका चैप्टर एंड हो रहा है, कुछ रिव्यूज हैं। कहता है प्रोजेक्ट शुड सक्सेसफुली पास थ्रू ईच ऑफ द प्रोजेक्ट फेज इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। मतलब कि एक फेज को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है, हायरार्की है। एंड मैनेजमेंट रिव्यूज आल्सो कॉल्ड फेज एग्जिस्ट आर किल पॉइंट। मतलब कि मैनेजमेंट के जो रिव्यूज होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा फेज एग्जिस्ट करेगा या नहीं सही तरह से। शुड अकर आफ्टर ईच फेज टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हर फेज के बाद मैनेजमेंट से रिव्यू लेना चाहिए सक्सेस के बारे में, ठीक है, उसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल के की कंपैटिबिलिटी के लिए। मतलब कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हर फेज के बाद आप मैनेजमेंट से रिव्यू ले सकते हैं कि ये कैसा है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं ना, तो अपने एक्सपर्ट को दिखा लेते हैं, जी बताएं सही हुआ है, बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको कैसे बिजनेस बेटर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इट इज कॉल्ड रिव्यूज ऑफ द मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर से भी रिव्यूज लिए जा सकते हैं। अब ये बेसिकली जो हमने बात की ऊपर, ठीक है, द पीएलसी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड वर्सेस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट।
ओके, तो मैं बात कर रहा था दिस इज द कंपैरिजन फेजेस कहा जाए जैसे ना, मतलब कि आपके पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कंसेप्ट डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन में क्लोज आउट एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस इन्वॉल्व हो जाती है, जिस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर अगेन एंड अगेन मेंटेनेंस लेके चलते हैं। ओके, the context of IT projects can be very diverse in terms of size, complexity, product produced, and application areas and resource requirements. मीन टू से डैट के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, आईटी प्रोजेक्ट, वो डिफरेंट होते हैं साइज के लिहाज से, कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कैसा काम करने जा रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, उसमें डाइवर्सिटी कितनी होगी, ठीक है, उसमें रिसोर्स कितने चाहिए होंगे। आईटी प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स ऑफन हैव डाइवर्स बैकग्राउंड एंड स्किल्स, ठीक है, और उनके बैकग्राउंड, उनके स्किल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। एंड आईटी प्रोजेक्ट्स यूज डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं दैट चेंज रैपिडली, जो कि डे बाय डे चेंज हो रही है। आप देखते हैं कि मार्केट में टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके बन रहे हैं। कोई बंदा प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस में बना रहा है, कोई सी शार्प में बना रहा है, कोई जावा में बना रहा है, डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट कोई बंदा CSS HTML में कर रहा है, कोई बंदा PHP में कर रहा है, ठीक है, कोई मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा है। तो दीज आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, तो ये डाइवर्स बैकग्राउंड हो सकते हैं फिर मेंबर्स के। सो द IT प्रोजेक्ट्स यूज डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, चेंज रैपिडली, इवन विद इन वन टेक्नोलॉजी एरिया पीपल मस्ट बी हाईली स्पेशलाइज्ड। तो सभी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, हर बंदा सबके अंदर तो स्पेशलाइज नहीं हो सकता ना, तो हर बंदे का एक स्पेशल एरिया होता है कि जिसमें वो की स्पेशलाइजेशन होती है और उसमें वो बेटरली परफॉर्म कर रहा होता है। जी हाँ, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक जी है, सर। ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है, ओके। एंड ये आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 2, the project management and informational context, it is completed and congratulations, हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में वेरी फर्स्ट क्लास में आपका एक छोटा सा 10 या 15 मिनट का क्विज होगा लेक्चर के दौरान ही। तो आपने वो सर दोनों टॉपिक्स का या दोनों चैप्टर्स का या एक का? अभी आप चले एक का कर लें, ये जो अभी चैप्टर पढ़ा ना हमने, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, प्रोजेक्ट में। ओके। इसका सारे को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। आपका मतलब कि लेक्चर थोड़ा शार्ट हो जाएगा और 15-20 मिनट का क्विज भी होगा लेक्चर के दौरान। ओके सर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें आप। जी जी, सर, आपका क्लियर है। चैप्टर 2 का कंप्लीट जी। क्विज जो है ना आपका, क्विज का क्या है, शायद क्विज बेसिकली छोटा सा आपका होगा। ये जो चैप्टर नंबर 2 मैंने पढ़ाया है ना, इस वीक में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने करना है अच्छे से। सर ये कब है? नेक्स्ट वीक में मंडे को। ओके सर। सर ट्यूसडे को कर लें क्योंकि मंडे को हमारा ऑलरेडी एक क्विज है। चलिए ट्यूसडे को ले लेंगे, नो इशू, नेक्स्ट वीक में ही होगा। ओके सर। एक आधे दिन की खैर है, आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है मुझे, जी सर। लेकिन जो सर एक्चुअली असाइनमेंट्स हमारा आपको मंडे देनी को है भी ना, वो क्विज है आगे ना, पीछे इस नहीं होनी वजह चाहिए। से। ओके सर। ओके जी, ठीक है, फिर आज हम यहाँ पर रिमाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।